बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एंडोक्राइन एमसीक्यूज मौखिक एग्जाम एनआरई का। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है जिसमें ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि 30 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट की है विद द एब्डोमिनल पेन, डायरिया और वेट लॉस के साथ। सीरम सोमेटोस्टेटिन लेवल्स उसके मार्कली एलिवेटेड है और एवेल्युएशन पे बिलियरी स्टेसिस, बिलियरी स्टोन्स भी आ गए हैं। तो सप्रेशन आगे पूछा जा रहा है कि सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिलियरी स्टोन्स। आपसे बेसिकली बिलियरी स्टोन्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या वो सेक्रेटिन है, ग्लूकागोन है, गैस्ट्रिन है या कोलिसिस्टोकाइन है। मतलब जो बात हमने सोचनी है वो ये है कि एक पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ है और वेट लॉस की हिस्ट्री है। सीरम में सोमेटोस्टेटिन लेवल उसके मार्कली एलिवेटेड है और बिलियरी स्टोन्स भी देखे गए हैं। अब उसने क्या है कि किस सोमेटोस्टेटिन, आपको पता है क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन बेसिकली इन सब हार्मोन्स के लेवल्स को कम करता है। ये तो एक बात आपने याद रखनी है, सोमेटोस्टेटिन इज बेसिकली इनहिबिटरी टू ऑल द हार्मोन्स ऑफ जीआईटी। तो अब उसने पूछा ये नहीं है कि सोमेटोस्टेटिन किसको कम कर रहा है, उसने असल में एक नेक्स्ट हार्मोन का काम पूछा है कि पेशेंट को स्टोन्स बन गए हैं। वो आपका नॉलेज चेक करना चाह रहा है कि कौन सा इनमें से एक ऐसा हार्मोन है जो कि काम करता है स्टोन्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है या गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर करवा के, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जब गॉल ब्लैडर की होगी तो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टेसिस नहीं होगी, कोई भी चीज अंदर इकट्ठी नहीं होगी बल्कि फौरन बाहर निकल आएगी। तो वो कौन सा हार्मोन है बेसिकली जो कि कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो सी कोलिसिस्टोकाइन। अब सीसी के से याद रखे, इसके 3 काम होते हैं। पहला काम क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है, तो फर्स्ट एक्शन। दूसरा एक्शन ये होता है कि ये ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड को रिलीज करवाता है। तीसरा काम ये होता है ये पेंक्रियाटिक सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। ये 3 मेजर काम, 3 वर्ड्स और 3 काम इसके होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि अगर किसी पेशेंट में कोलिसिस्टोकाइनिन के लेवल कम होंगे तो उस पेशेंट में गॉल स्टोन्स बन जाएंगे। आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि अक्सर आता है कि कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ठीक है, तो हॉस्पिटल में जब भी कोई पेशेंट आता है तो ओरल इनटेक उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप उसको टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पे डाल देते हैं, आईवी लाइन से डेक्सट्रोज दे रहे होते हैं। उन पेशेंट के अंदर भी कोलिसिस्टोकाइनिन कम रिलीज होता है क्योंकि ओरली कोई चीज जा ही नहीं रही। कोलिसिस्टोकाइनिन जब कम होता है तो उनमें भी स्टोन्स बन जाते हैं। इसको कौन से गॉल स्टोन्स कहा जाता है, जल्दी से अपने जहन में रिवाइज करें, कौन से गॉल स्टोन्स इनको कहते हैं? ए कैलकुलस, ए कैलकुलस गॉल स्टोन्स बेसिकली, याद रखना आपने। अगला आपसे एमसीक्यूज है, विच टारगेट लेवल HbA1c के क्या होते हैं? 5.6 टू 6.5 तक, ये नॉर्मली परसेंटेज होती है, तो लेस देन 7% इज द राइट आंसर। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू किसकी सिक्रीशन ऑफ ADH फ्रॉम? बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है ये, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर बना? पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली। 3 ईयर ओल्ड बॉय है, लैब से आया है, प्रेजेंट किया है, शॉर्ट स्टेचर है, डिलेड प्यूबर्टी है और मेंटली रिटार्डेड है। बच्चा क्या है? 3 इयर्स का, और क्या है? मैक्रोग्लोसिया अम्बिलिकल हर्निया। एक बात याद रखिए, 3 इयर्स प्लस हर्निया प्लस डिलेड ग्रोथ, ऑलवेज थिंक ऑफ हाइपोथायराइड, ठीक है। ये आपने अपने जहन में एक चीज बिठा के रखनी है। और इस पेशेंट में, बच्चों में जब भी हाइपरथायराइडिज्म होता है 3 इयर्स में, मतलब न्यू नेट्स के अंदर या चिल्ड्रन के अंदर, तो उसको आप क्या कहते हैं? क्रिटिनिज्म कहा जाता है। ओस्टियोमलेशिया रिकेट्स किस में होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, और बेसिकली क्लब फूड भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। 33 ईयर ओल्ड मैन है, इमरजेंसी में आया बिकॉज ऑफ पाउंडिंग हेडेक फॉर द लास्ट 3 आवर्स। इमरजेंसी में आया, डिजीनेस है, ब्लडिंग ऑफ वीएन भी है, पैल्पिटेशन भी है, पेशेंट को पसीना भी बहुत आ रहा है, टेम्परेचर आपने चेक किया है माइल्डली एलिवेटेड है, ठीक है, नॉर्मल है, पल्स उसकी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है। क्या क्या चीज है? बीपी ज्यादा है और पल्स भी ज्यादा है और पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है,
ये 3 फीचर जब भी किसी सिनेरियो में हो प्लस वो एपिसोडिक हो। ऑलवेज थिंक ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है? और फियोक्रोमोसाइटोमा में डायग्नोसिस के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है? MIBG, ठीक है? MIBG इज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बेसिकली। Pheochromocytoma cause an increase in catecholamine levels, metanephrines, which can be detected in plasma and urine. What will be source of brain energy when blood glucose level? अब ये अपना नॉलेज चेक कर रहा है कि जब ग्लूकोज लेवल कम होते हैं, जब ग्लूकोज कम होती है तो ब्रेन किसको यूज करता है एज अ एनर्जी रिसोर्स के लिए? तो वो आपने याद रखना है कीटोन बॉडीज को, कीटोन बॉडीज, ठीक है? फैटी एसिड को कौन यूज करता है ज्यादा एनर्जी के लिए? हार्ट, ठीक है? प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, ये सब यूज करते हैं। 26-year-old breastfeeding lady present किया excessive night time weakness, drooping of eyelids and exaggerate at night and improve in the morning. मॉर्निंग का मतलब क्या है कि रेस्ट करने से इम्प्रूव हो जाती है। वेयर विल बी द डिफेक्ट? तो ये बेसिकली आपको पता है न्यूरॉन्स, एक प्री होती है एक पोस्ट होती है। दिस इज प्री, दिस इज पोस्ट। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे जो NMJ के जंक्शंस होते हैं, अगर इनमें कोई इश्यू आए ना, इनके अगेंस्ट अगर कोई एंटीबॉडीज बन जाए, इसको कहा जाता है माइस्थीनिया, ठीक है? और माइस्थीनिया बेसिकली टिपिकली प्रेजेंट करता है कि पेशेंट जब रेस्ट करता है तो सिम्टम्स उस पेशेंट के इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है? रेस्ट करने से सिम्टम्स इम्प्रूव। तो लाइकली डिफेक्ट पेशेंट का ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। इसके अपोजिट एक होता है जिसको ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि रेस्ट करने से इसमें ये होता है कि पेशेंट जैसे जैसे एक्टिविटी उसकी ऊपर जाती जाती है, ठीक है, उसके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। इसका बड़ा एक फेमस निमोनिक होता है, वो ये कि आप 2 पेशेंट को टेबल पे बिठाए खाना खिलाने के लिए, एक को NMJ होगा, एक को माइस्थीनिया। जो माइस्थीनिया वाला होगा वो जैसे ही खाना खाना शुरू करेगा वो थक जाएगा। ये जो माइस्थीनिया वाला होगा वो क्या होगा, जैसे जैसे खाना खाना शुरू करेगा ना, खाने खाने की स्पीड ऊपर जाएगी, ये थक जाएगा, ठीक है? थकावट इसको हो जाएगी, फटीग हो जाएगा। जो ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम वाला है जिसमें प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल से एंटीबॉडीज बनती हैं, ये जैसे ही खाना खाना शुरू करेगा इसकी स्पीड इंप्रूव होना शुरू होगी, इसकी फटीग कम हो जाएगी। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये कैल्शियम चैनल होते हैं, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। 30-year-old फीमेल है, कंप्लेन उसकी क्या है? कॉन्स्टिपेशन, मेनोरेजिया, ड्राई स्किन, वेट गेन, सारे सिम्टम हाइपोथायराइड के। लैब रिपोर्ट में हाइपोथायरिज्म आ गया। हाइपोथायरिज्म में और क्या चीज देखी जाती है? ब्रेडिकार्डिया बेसिकली, ठीक है? हार्ट रेट कम होता है पेशेंट का। और किस में होता है? एक्सरसाइज में, ठीक है? जो एक्सरसाइज वाले खास तौर पे ये जो होते हैं एथलीट्स, सॉरी, इनमें क्या होता है याद रखना है, ब्लड प्रेशर इज अ प्रोडक्ट ऑफ कार्डिक आउटपुट इनटू TPR, ठीक है? लेकिन कार्डिक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ एस स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये जितने भी एथलीट्स होते हैं ना, इनकी एक चीज आप नोट कीजिएगा, इनकी कार्डिक आउटपुट कांस्टेंट होती है। क्यों कांस्टेंट होती है? वजह ये होती है कि इनका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट कम। तो एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो जो प्रोडक्ट होगी वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसलिए ये FCPS में भी बड़े MCQs आते हैं कि क्या वजह होती है कि एथलीट्स के अंदर ब्रेडिकार्डिया होता है लेकिन स्टिल उनकी कार्डिक आउटपुट कांस्टेंट होती है। वजह ये होती है कि उनका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है। जो प्रोडक्ट होती है वो कार्डिक आउटपुट वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है? 50-year-old फीमेल है, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वेट लॉस, सीरम सोमेटोस्टेटिन लेवल एलिवेटेड, बिलियरी स्टोन्स हैं तो लाइकली काज कोलिसिस्टोकाइन, रिपीटेड MCQs। इंक्रीज हेड साइज है, एक 40-year-old मेल आया, wakes up in the morning, फिजिकल एग्जामिनेशन में माइल्ड हाइपरटेंशन है, प्रोमिनेंट जॉ है, स्पेसेस बिटवीन द टीथ, हैंड्स उसके बड़े बड़े हैं, मसल वीकनेस है। अब उसने पूछना ये चाह रहा है कि एक मरीज का अगर हेड साइज मतलब सर उसका एकदम बड़ा हो गया, दूसरी बात ये है कि वो सुबह सुबह उठ रहा है, मतलब हेडिक है तो इसलिए उठ रहा है ना, तो मॉर्निंग हेडिक है। तो वैसे आपको इस 2 चीजों से क्या जहन में आता है कि कोई ना कोई काज ब्रेन के अंदर है,
ठीक है। अब वो कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या रिवील हुआ है कि हाइपरटेंशन है, जॉस प्रोमिनेंट है, ये ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो ये सारे फीचर्स ग्रोथ हार्मोन। कॉर्टिसोल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या फीचर कॉर्टिसोल में होते हैं? स्ट्राया होते हैं, वो नहीं दिया हुआ। इंसुलिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ग्लूकोज लेवल ज्यादा होने चाहिए थे, पोलीयूरिया होना चाहिए था, ऐसा कुछ उसने मेंशन ही नहीं किया। ग्लूकागोन के अंदर क्या होना चाहिए था? ग्लूकागोन जब भी ज्यादा होता है तो पेशेंट को नेक्रोटाइजिंग रैश होती है। ठीक है, नेक्रोटाइजिंग रैश होती है, प्लस ग्लूकोज ज्यादा होता है, प्लस पेशेंट का वेट कम हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो ये तीनों रूल आउट हो गए। 38 ईयर ओल्ड वुमेन है, फिजिशियन के पास आई है इंक्रीज फटीग के साथ। 15 पाउंड वेट उसका गेन हुआ है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन ब्रेडिकार्डिया है, पफी फेस है, पेरी ऑर्बिटल एडीमा है, हेयर की थिनिंग है, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ द डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है, और विदाउट गॉइटर है। तो लाइकली काज क्या होगी? क्या ये गॉइटर है? मल्टीनोड्यूलर? नहीं। क्या ये हैशिमोटो हो सकता है? सोचना पड़ेगा। क्या ये ग्रेव्स है? नहीं, ग्रेव्स में तो सिम्टम्स ही अपोजिट होते हैं। क्या ये कोई मलिग्नेंसी है? नहीं। क्यों? क्योंकि वेट क्या होना चाहिए था? लॉस होना चाहिए था मलिग्नेंसी में। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन एमसीक्यू जो कि हैशिमोटो है, और ये वाकई हैशिमोटो है। अब आप कहेंगे कि सर ने कैसे ये बनाया हैशिमोटो? इसकी वजह ये है कि लाजमी नहीं है कि गॉइटर हो। हैशिमोटो में डिफ्यूज्ड थायराइड की स्वेलिंग होती है। ठीक है, स्वेलिंग होगी थायराइड की, डिफ्यूज होगी, शुरू के स्टेजेस में नहीं भी हो सकती, लेट स्टेजेस में जाके होती है, लेकिन डिफ्यूज होती है। तो इट कैन प्रेजेंट इन अर्ली स्टेजेस विदाउट गाइटर। ठीक है। 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, थायराइड नोड्यूल के साथ आई है, यंग लेडी है, आल्सो अलॉन्ग विद दैट टीएसएच व्हाट शुड बी इनिशियली। अब उसने कहा कि सॉरी, इसमें अलॉन्ग विद रेज टीएसएच। तो इसमें अगर तो ये कहता है रेस टीएसएच के साथ एक लेडी आई है, तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट में कोई ना कोई थायराइड नोड्यूल, कोल्ड नोड्यूल है। कोल्ड का मतलब पता है क्या होता है? जब किसी पेशेंट का टीएसएच कम होना, ठीक है, तो मतलब ये होता है कि पेशेंट हाइपर थायराइड है। और अगर किसी का टीएसएच ज्यादा हो तो हाइपो होता है। हाइपो वाले को कोल्ड कहते हैं, और हाइपर वाले को हॉट नोड्यूल कहते हैं। ठीक है। इन दोनों का वैसे हॉट और कोल्ड यहाँ से पता चलता नहीं है। होता ये असल में, मैं आपको एक फ्लो चार्ट से बताता हूँ सिंपल करके पूरी जिंदगी के लिए। जब भी कोई पेशेंट में सॉलिटरी नोड्यूल हो, सॉलिटरी नोड्यूल का मतलब समझ आपको आ गया होगा कि एक पूरा थायराइड है, किसी एक जगह कोई ना कोई नोड्यूल है। आप अगली उसकी करती हो टीएफटीस, थायराइड फंक्शन प्रोफाइल भेजती हो लैब्स। उसमें अगर एक मरीज का टीएसएच कम आ जाए और एक का टीएसएच ज्यादा आ जाए, तो कैसे प्रोसीड करना है, ये आपको पूरी जिंदगी के लिए याद रखना है। अगर किसी मरीज का टीएसएच कम आए ना, तो फिर आप सोचते हो कि इस पेशेंट का, आप अगला चीज करते हो थायराइड स्कैन। थायराइड स्कैन से पता चलता है ये टीएसएच कम है, तो ये अपटेक हमने देखनी होती है कि थायराइड की कैसी है। पूरा थायराइड अपटेक कर रहा है, थोड़ा कर रहा है, सॉलिटरी कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन अगर किसी का टीएसएच ज्यादा हो, तो अगली चीज आपकी क्या होती है? आप उसके थायराइड अपटेक नहीं जाते, थायराइड अपटेक की तरफ आप जाएंगे नहीं। इस पेशेंट की अगली चीज आप क्या करते हो? आप अल्ट्रासाउंड करते हो, क्योंकि ये डन डायग्नोसिस बन रहा होता है कि ये कोई ना कोई मलिग्नेंसी है। तो हमेशा एक जिंदगी में बात याद रखिएगा कि जब भी कोई पेशेंट सॉलिटरी नोड्यूल के साथ आए, आपने अगली चीज उसकी थायराइड प्रोफाइल करानी है। उसके बाद अगली चीज आपने टीएसएच देखना है। तो इसका टीएसएच ज्यादा मेंशन होना चाहिए था, तो इनिशियली आप इसका क्या कराओगे? अल्ट्रासाउंड। लेकिन सेम पेशेंट का अगर टीएसएच कम होता, ठीक है, तो फिर आप क्या कराते? थायराइड स्कैन करवाते। 13 ओल्ड टाइप 1 डायबिटिक है, एब्डोमिनल पेन के साथ आई है, वॉमिटिंग है, रैपिड ब्रीदिंग जिसको कुछ स्मॉल ब्रीदिंग भी कहते हैं, ब्लड ग्लूकोज उसकी रेस्ड है, यूरिन में डिपस्टिक में कीटोन्स आए हैं। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 के अंदर जब भी पेशेंट को स्ट्रेस आए, स्ट्रेस से मुराद क्या है? वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, इन्फेक्शन, यूटीआई, उसके बाद पेशेंट की शुगर ज्यादा हो, तो आप लोगों में जो एमओज हैं उनको पता होगा कि कहीं क्लिनिक पे काम किया हो, तो क्या करते हैं? वीके का प्रोटोकॉल स्टार्ट कराते हैं। इस पेशेंट को लाजमन ये टाइप 1
देखिए की तरफ चला गया। अगला टेस्ट क्या होगा, आप यूरिन की कीटोन्स कराओ, वो नहीं तो एबीजी कराओ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगा। 20-year-old फीमेल है, वेट लॉस के साथ डायरिया और नीमिया, शी हैज हिस्ट्री ऑफ ऑटोइम्यून की डायरिटाइटिस, celiac disease suspected, she can take which of the following foods। तो इसमें से कौन सी ऐसी खुराक है वो ले सकती है, वीट तो नहीं लेगी, राइस शाही भी नहीं लेगी, सिर्फ राइस ले सकती है। 30-year-old फीमेल है, एफिब के साथ आई है, स्वेटिंग है, एंजाइटी है, हीट सेंसिटिविटी है। तो अगले टेस्ट क्या, मैंने आपको क्या कहा है, सिम्टम्स जब भी किसी पेशेंट के अंदर हो ना थायराइड के, आपने अगली चीज थायराइड प्रोफाइल करवानी है। थायराइड प्रोफाइल के बाद अगला वही चीज है, हमेशा याद रखिएगा, पहले सिम्टम्स देखे, सिम्टम के बाद थायराइड प्रोफाइल कराएं। थायराइड प्रोफाइल में अगर टीएसएच कम आता है, ठीक है, तो फिर आपने यंग पेशेंट के अंदर ग्रेव्स को सोचना है, और अगर किसी का टीएसएच ज्यादा आता है तो यंग पेशेंट के अंदर आपने क्या सोचना है, हैशिमोटो। लेकिन सिम्टम्स गौर से, और सिम्टम्स आपको अभी तक जिंदगी में याद हो गए होने हैं कि हाइपरथायराइड में और हाइपो में क्या फर्क होता है। चले एक सिम्टम के लिहाज से आप मुझे बता दें, डायरिया किस में होता है, हाइपर वाले में या हाइपो वाले में। हाइपर वाले में डायरिया होता है, आर आ रहा है इसमें और आर डायरिया में भी आ रहा है, और इसमें कॉन्स्टिपेशन होती है। बाकी सिम्टम आप खुद सोच ले। 30-year-old फीमेल है, उसको हाइपरथायरिज्म के साइंस है, और हिस्ट्री शी आल्सो रिपोर्ट्स वीन प्रॉब्लम्स, व्हाट विल बी कंफर्म करने के डायग्नोसिस आप क्या करेंगे, ब्रेन की आप सीटी स्कैन पहले करेंगे, एमआरआई की तरफ जंप नहीं करना। सीटी स्कैन आप करवा लें, सीटी स्कैन पे अगर कोई नहीं पता चलता फिर आप एमआरआई करवाएंगे, ठीक है। 60-year-old मैन है, लंग कैंसर के साथ था, बीपी उसका रेस्ड है, पल्स उसकी ठीक है, रीमा नहीं है, सोडियम उसका कम आया है, यूरिया शूरिया ठीक है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी उसकी ठीक है। अच्छा, हाइपोनेट्रीमिया की वो लंग कैंसर में काज पूछना चाह रहे हैं। लंग कैंसर, कैन यू रिकॉल एनी लंग कैंसर जिसमें हाइपोनेट्रीमिया होता है। पहले मुझे लंग कैंसर की टाइप्स बताएं। एडिनो हो गया, एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वेमस हो गया, और स्मॉल सेल हो गया। तीनों के पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम मुझे बताएं। एडिनो में क्या होता है, एडिनो के अंदर कहा जाता है क्लबिंग होती है, वो कंडीशन में एग्जैक्ट नाम नहीं लिख रहा, आपको याद होना नहीं है उसका नाम। स्क्वेमस सेल में पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है, पीटीएच, और स्क्वेमस के अंदर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच और एसीटीएच रिलीज होता है। क्वेश्चन के सिम्टम आते हैं, तो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच की मिसाल इसी तरह है कि पानी बहुत ज्यादा आप ट्यूब में कर दें तो साल्ट क्या हो जाएंगे, कम। तो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच इज अ कॉज, ठीक है। ये वन फीमेल है, ओपीडी में आई है फटीग के साथ, कोल्ड इंटॉलरेंस, आपको पता चल गया चुप करके ये हाइपोथायराइड, इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, T3 T4 levels। Which of the following is a common presentation of primary hyperparathyroidism? क्या प्राइमरी, सीकेडी नो, प्राइमरी में नहीं होता, वो सेकेंडरी में होता है। रीनल फेलियर नो, ओस्टियोपोरोसिस नो, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया इज अ प्रेजेंटेशन। अच्छा, मैं कभी कभी ना एक तरीका करता होता था यूएस असेंबली में कि आखिर से पढ़ लो। पेशेंट आल्सो कंप्लेन ऑफ डार्कनिंग ऑफ स्किन, डार्कनिंग ऑफ स्किन है ना, तो मैं आगे सोचूंगा मेरे जहन में एडिसन का कोई मसला आ रहा है, क्योंकि एडिसन डिजीज में ये होता है कि कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन ये कम होते हैं, रिफ्लेक्स की वजह से एसीटीएच के लेवल ज्यादा हो जाते हैं, एसीटीएच की वजह से पिगमेंटेशन होती है। तो ये काज कोई ना कोई मतलब इस पेशेंट के अंदर हाइपो एल्ड्रोस्टेनिज्म है। लेकिन चले पढ़ते हैं। पेशेंट है टीबी की, इमरजेंसी में आई है, फीवर, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, कफ है लास्ट 2 months, वो तो उसको किसी मैलिग्नेंसी या टीबी की वजह से हो सकती है। प्यूबिक हेयर भी जाते रहे। द पेशेंट इमिग्रेटेड फ्रॉम फिलिपाइन 7 weeks ago। अब ये लाइकली जो डिजीज है इस केस में, ये पेशेंट को टीबी भी हो सकता है, एड्स भी तो हो सकता है, या साइटोमेगाला वायरस। इन सब कंडीशन के अंदर पेशेंट में क्या होता है कि प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी होती है। अब प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी जो होती है वो 2 तरह की होती है। प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी एक एक्यूट होती है, एक क्रोनिक होती है। क्रोनिक में पाकिस्तान में याद रखिएगा, यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर टीबी काज है। एक्यूट में किसी को पता है क्या काज है, मेनिंजल
एनकेफेलाइटिस में एक कंडीशन होती है जिसमें वाटर हाउस फ्रेडिशन सिंड्रोम उसको कहते हैं। उसमें ये होता है कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस के बाद पेशेंट आता है ईआर के अंदर, पोटाशियम ज्यादा, सोडियम कम, पेशेंट की ग्लूकोज कम और पूरे जिस्म पे रैश, ये एड्रिनल इनसफिशिएंसी में ये सब कुछ होता है। और खास तौर पे प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी जो एक्यूट होती है, तो ये होता है मेनिंजाइटिस के बाद जब ये, तो ये वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम इसको कहते हैं। और क्रोनिक में टीबी याद रखे, बाकी काजेस में ऑटोइम्यून काजेस आ जाती है। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम। 40 ईयर ओल्ड मेल है, हिस्ट्री है लूज मोशंस की, मसल क्रैम्प्स के साथ है, टिंगलिंग ऑफ हैंड्स है, कार्पोपोपिडल स्पैज्म है, कन्वल्जन्स है, ब्रोंकोस्पैज्म है, इन्वेस्टिगेशन में कैल्शियम उसका कम आ गया, तो लाइकली काज क्या है, किस में कैल्शियम इनमें कम हो रहा है। रीनल फेलियर में कैल्शियम कम तो होता है लेकिन साथ पोटाशियम भी ज्यादा होता है, तो रीनल फेलियर की कोई लिखा हुआ नहीं है, एपिलेप्सी का कोई एविडेंस नहीं है, मैलोब्जॉर्प्शन की कोई डायरिया की हिस्ट्री नहीं है, तो ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर होता है। इसको क्या कहते हैं, कार्पोपिडल स्पैज्म कहते हैं। डॉक्टर ने आईवी फ्लूइड एंड इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया है, he improved for some time and then suddenly went into coma. What is the most probably cause? अच्छा, डॉक्टर अगर इंसुलिन दे रहा है तो पेशेंट कोमा में अंदर चला गया, तो लाइकली काज क्या हो सकती है? ये थोड़ा सा वेग सिनेरियो है, मुझे इसकी कोई समझ इस तरह आई नहीं है, अनकम्प्लीट स्टेम पे। लेकिन इसमें ना, अगर कोई मरीज में आपने आईवी फ्लूइड इंसुलिन दी है और रैपिडली दी है, तो वजह ये होती है कि पेशेंट का ग्लूकोज जब एकदम ब्लड से ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है तो ग्लूकोज के लेवल ब्लड में कम हो जाते हैं। अब ब्रेन को इतना टाइम नहीं मिला हुआ, तो ब्रेन के अंदर क्या होता है कि फौरन ब्रेन के अंदर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाती है कंपेरेटिव टू द ब्लड, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया, तो सारा वाटर ब्रेन में आ जाता है, तो एडीमा हो जाता है, पेशेंट कोमा में चला जाता है। तो कॉज क्या होती है इसमें? कॉज बेसिकली इसमें ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम है, ठीक है, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम है। ये शायद इस तरह का सिनेरियो बनाना चाह रहे थे लेकिन ये अजीब सा बन गया। 32 फीमेल थायराइड स्वेलिंग के साथ आई है, एग्जामिनेशन में पैल्पेबल नोड्यूल्स है, नॉन टेंडर है, डिक्रीज इन आयोडीन अपटेक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबल डायग्नोसिस? आयोडीन अपटेक अगर कम आ रहा है, दिस इज कोल्ड नोड्यूल, अपटेक अगर ज्यादा हो तो हॉट नोड्यूल है। 30 और अमेरिकन फीमेल है, एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आई है, डिफ्यूज स्वेलिंग है उसकी, पैल्पिटेशन है, डायरिया है, आई में प्रोट्रूजन है, लेबोरेटरीज में डिक्रीज टीएसएच है, रेज T3T4 और TSH रिसेप्टर्स है, तो प्रोबेबली डायग्नोसिस इस पेशेंट का क्या होगा? यंग पेशेंट के अंदर जब भी रेज T3T4 और TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ जाए ना, यंग पेशेंट हो, ठीक है, और पेशेंट में एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो, ठीक है, तो फिर और पेशेंट हाइपरथायराइड हो, आपने सिर्फ ग्रेव सोचना है अपने जहन में। अच्छा, एक आपको बात यहाँ पे बता दूं, सेम सिनेरियो में ना, अगर यहाँ पे होता ना एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज और पॉजिटिव, तो वो हैशीमोटो में होता है। और हैशीमोटो में याद रखिएगा, ये एक थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, हैशीमोटो स्टार्ट में ना जस्ट एक्ट लाइक अ ग्रेव्स, हाइपरथायराइड के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हैशीमोटो में कभी भी ना एक दो पर्टिकल साइंस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेव्स में होते हैं। किसी को पता है क्या क्या है? दो चीजें हैं, एक प्रीटिबियल मिक्स्ड एडिमा, ठीक है, वो ग्रेव्स में नहीं होता है, और एक पेरी ऑर्बिटल पफिनेस, ठीक है, या इसको आप ये कह सकते हैं कि पेरी ऑर्बिटल एडिमा आप कह सकते हैं, एक्सोफथैल्मास बेसिकली होता है, एक्सोफथैल्मास। ये दो साइंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेव्स में होते हैं हैशीमोटो में। तो इन साइंस की बेसिस पे आपको पता चल जाता है कि ये इस वक्त क्या है। 75 ईयर नोन केस डायबिटीज की आईओपीडी में आई है, कंप्लेन है ब्लरिंग ऑफ विजन, ठीक है, हैजीनेस इन बोथ आईज मोस्टली नाइट के वक्त, और देयर इज क्लाउडिंग इन बोथ लेंसेज। योर डायग्नोसिस, डायबिटीज के अंदर बेसिकली पेशेंट में कैटरैक्ट बन जाता है। वजह क्या होती है? देखिए, ग्लूकोज जो होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू सॉर्बिटोल, और सॉर्बिटोल कन्वर्ट होती है इनटू फ्रुक्टोज, ऐसी बात है। अब सॉर्बिटोल को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम होता है बेसिकली, जिसको कहते हैं सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेस, ये एब्सेंट होता है
किन टिश्यूज में जिनका निमोनिक होता है? लर्ग्स। लर्ग्स का मतलब एल से लेंस, आर से किडनी, के से आर से रेटिना, के से किडनी, एस से शॉन सेल्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि डायबिटीज वाले पेशेंट में रेटिनोपैथी भी होती है, उसके बाद नेफ्रोपैथी भी होती है, शॉन सेल्स में भी मसले आते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी भी होती है। तो ये आपने याद रखना है, इसको पोलियोल सॉर्बिटोल पाथवे कहा जाता है कि ग्लूकोज को सॉर्बिटोल में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम तो होता है, ये वाला एंजाइम एब्सेंट होता है इन टिश्यूज के अंदर। ये वाला एंजाइम जो है, इसका आप समझ लें कि मैकेनिज्म थोड़ा सा रिड्यूस होता है इन टिश्यूज के अंदर, जिसकी वजह से इन टिश्यूज में सॉर्बिटोल के लेवल ज्यादा हो जाते हैं। जब ग्लूकोज के लेवल ज्यादा होते हैं डायबिटीज में, तो वो सॉर्बिटोल अपने साथ पानी को खींचता है, वाटर को खींचता है, ऑस्मोटिकली एक्टिव है, जिसकी वजह से इन चीज जगह पे मसले आते हैं। ये वैसे मैंने आपको रिवाइज करा दिया, तो सिनाइल कैटरेक्ट इज द राइट आंसर। फिर एक 35-year-old फीमेल है, हाइपरथायराइड है, इमरजेंसी में आई है, हाई ग्रेड फीवर, स्वेटिंग के साथ, टैकीकार्डिक है, तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा इसमें पूछना चाह रहा है। लेकिन नॉन केस अगर हाइपरथायराइड का इन साइंस के साथ आए ना, कंप्लेन फीवर, स्वेटिंग, टैकीकार्डिक, हाइपरटेंसिव हो, तो आपने थायराइड टॉक्सिकोसिस सोचना है। अच्छा, फ्यूक्रोमोसाइटोमा, ये दोनों मिलते जुलते होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, फीवर कभी भी फ्यूक्रोमोसाइटोमा में नहीं होता, इसमें फीवर होता है, ठीक है। और कुशिंग वगैरह कोई साइन इन दिया हुआ। 60-year-old फीमेल है, थायराइड डिजीज की ओपीडी में आई है, फटीग, विटिलाइगो है। विटिलाइगो से क्या पता चलता है आपको थायराइड में? कि पेशेंट को कोई ना कोई ऑटोइम्यून कंडीशन है, एंगुलर चिलोसिस है। व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? अच्छा, फटीग और वीकनेस, अब इसमें परनिशियस नीमिया हो सकता है, या सेलिक डिजीज भी हो सकता है। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी मरीज को एक ऑटोइम्यून डिजीज है ना, इज प्रोन टू अदर्स, ठीक है। तो इस पेशेंट में फटीग की वजह परनिशियस, कौन सी एंटीबॉडीज बनती है इसमें? एंटी पैराइटल सेल्स एंटीबॉडीज, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। 50-year-old फीमेल है, मेडिसिन की ओपीडी के अंदर आई है विद द कंप्लेन ऑफ फिर्म टू हार्ड पेनलेस स्वेलिंग इन द नेक। फर्दर इंक्वायरी में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो गई है, डिस्निया और डिस्फेजिया है, थायराइड अल्ट्रासाउंड सी माइक्रो कैल्सिफिकेशन। अब देखें, ये कैल्सिफिकेशन और इररेगुलर मार्जिन्स, आपने पैथोलॉजी से जिंदगी में कुछ ना सीखा होगा, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, रेगुलर जब कोई भी चीज होती है ना, वो नॉर्मल होती है। इररेगुलर जब भी कोई चीज होती है ना, वो मसले वाली होती है, ठीक है। वो कोई ना कोई कैंसर होता है। तो एक सिर्फ सिनेरियो से मैंने पिक कर लिया, एक चीज से, इररेगुलरिटी से। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये मैं डायग्नोसिस भी बना सकता हूँ। ये थायराइड रेडिलाइटिस का सिनेरियो है, थोड़ी एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा हो सकता है, क्यों? जिसनिया पेशेंट को आ रहा है, पोर्शंस ऑफ वाइस आ गई है, नर्व्स इन्वॉल्व हो रही है, ट्रैकिया इन्वॉल्व हो रही है, ये एग्रेसिव कैंसर है, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया एडवांस chronic liver failure में एंड स्टेज में which of the following normally maintain serum calcium levels? ये आपसे पूछना चाह रहा है कि असल में कैल्शियम लेवल कौन कौन मेंटेन करता है? प्रोकैल्सिटोनिन, कैल्सिट्रायोल, पैराथायरॉइड हार्मोन, और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। वैसे प्रोलैक्टिन तो कैल्शियम के लेवल को नहीं मेंटेन करता, यहाँ पे विटामिन डी होना चाहिए था, सॉरी, कैल्सिटोनिन लिखना चाहिए था प्रोलैक्टिन की जगह। प्रोलैक्टिन का कोई रोल नहीं है सच, ये गलत है, ठीक है। तो मोस्ट सूटेबल अगर आपसे कोई कहे ना, तो सूटेबल पैराथायरॉइड हार्मोन, ये थोड़ा सा गलत है। नॉन केस है टीबी का, आफ्टर हिज कैटरेक्ट सर्जरी, कंप्लेन उसकी है नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंसिव, हाइपोग्लाइसीमिक, हाइपोपिगमेंटेशन देखी गई है। देखें, टीबी का नॉन केस है और पिगमेंटेशन, ठीक है। क्या चीज मैंने आपको कहा कि आपने ध्यान में रखनी है, अगर टीबी हो और पेशेंट में हाइपोपिगमेंटेशन हो, चुप करके ना आपने जिंदगी में याद रखिए, फाइनल में हमें सिनेरियो आया था, दिस इज एडिसन डिजीज, ठीक है। ये एडिसन डिजीज है। अब देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रेस और एंजाइटी में हाइपोपिगमेंटेशन क्यों नहीं है? हाइपोपिगमेंटेशन का लिंक है, जब एसीटीआई ज्यादा होता है ना, तो जो पीओएमसी, ये पॉम से एक इंटरमीडिएट होता है पिट्यूटरी के लेवल पे, इसके लेवल ज्यादा होते हैं, यहाँ से मेलानोसाइट वाला मार्कर इंक्रीज हो जाता है। तो हाइपोपिगमेंटेशन की वजह ये पाथवे है। तो कुछ ना कुछ ऐसा मरीज को हुआ कि एसीटीआई ज्यादा हुआ है। एसीटीएच आपको पता है कि जब प्राइमरी जगह एड्रीनल है, वो अपना काम नहीं करेंगे, एडिसन मतलब पेशेंट के पास कोर्टिसोल भी कम हो, एल्डोस्टेरोन भी कम हो, तो रिफ्लेक्स के तौर पे इस पेशेंट के अंदर एसीटीएच के लेवल ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने एक चीज याद रखनी है कि
हमारे पास किन कंडीशन के अंदर ये हाइपोपिगमेंटेशन हो सकती है। 65-year diabetic patient has chest pain precipitated by exertion, vomiting, sweating or shortness of breath for the last 4 hours. Best initial investigation उस पेशेंट की क्या होगी? तो उसमें पहले तो आप उसकी ईसीजी कराएं, बाद की बातें ड्रॉप करानी चाहिए यदि, ठीक है। तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग टुडेज। इसमें आज का जो मेन चीज आपने सीख के जानी है ना, वो ये सीख के जानी है कि थायराइड वाले पेशेंट का पहली चीज क्या है कि आपने पेशेंट की थायराइड प्रोफाइल करवानी है। अगर किसी पेशेंट का TSH ज्यादा आता है, फिर आप सोचोगे कि इसको हाइपरथायराइड है, लेकिन सिम्टम्स भी देखने हैं। पहले बल्कि सिम्टम्स देखते हैं, फिर थायराइड प्रोफाइल करानी है। अगर TSH ज्यादा आ गया, TSH ज्यादा आ गया तो पेशेंट को हाइपोथायराइड है। अगर किसी पेशेंट का TSH कम आ गया तो हाइपर है। हाइपर में 2 साइंस अगर हों, क्या क्या? एक्सोफथैल्मास और प्रीटिबियल मिक्सेडिमा। फिर चुप करके आपने सोचना है दिस इज ग्रेव्स। और अगर किसी पेशेंट के अंदर एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो, यंग पेशेंट हो, तब आपने हैशिमोटोज सोचना है, ठीक है। और यंग पेशेंट में सोलिटरी नोड्यूल जब भी आए, ऑलवेज ऑलवेज थिंक ऑफ मैलिग्नेंसीज, ठीक है। सो होप सो आपको आज समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।